एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 24 फनी स्टोरी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, जब भी आप इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए, जिससे कि आपके पास हमारे आने वाली स्टोरीज और पोएट्री का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। गुप्त रास्ता। डाकुओं की जीप उबड़ खाबड़ रास्ते पर उछलते हुए चल रही थी, जिसके कारण उसकी छत पर बैठे राहुल को बहुत परेशानी हो रही थी। लोहे के कैरियर से टकरा टकरा कर उसका शरीर कई जगह से छिल गया था, लेकिन उसे अपनी परवाह नहीं थी। उसे बस डाकू के कब्जे में फंसे संकल्प की चिंता थी। लगभग 1 घंटे बाद जीप एक पेड़ के नीचे रुक गई। वह बड़ा ही अजीब स्थान था। एक तरफ मिट्टी के ऊंचे ऊंचे विशालकाय टीले बने हुए थे, तो दूसरी तरफ गहरी खाइयां और दलदल था। अगर एक बार कोई इंसान इन घाटियों दलदल में फंस जाए तो फिर उसका वापस निकल पाना संभव न था। थोड़ी ही दूर पर हिलोरे मारती शारदा नदी बह रही थी। मिट्टी के टीलों पर ऊंची ऊंची कटीली झाड़ियां उगी हुई थी। जहां पर जीप रुकी, उससे थोड़ी ही दूरी पर एक टीले पर एक झोपड़ी बनी हुई थी, जिसके आगे एक यज्ञ कुंड बना हुआ था। चलो नीचे उतरो। तभी राहुल के कानों में लखना की आवाज़ सुनाई दी। वह समझ गया कि डाकू जीप यहीं छोड़ देंगे और फिर इन भीड़ों में बने अपने अड्डे तक पैदल जाएंगे। जिस जगह जीप खड़ी थी वहां पर पेड़ की एक डाल काफी नीचे तक झुकी हुई थी। इससे पहले कि डाकू जीप से नीचे उतरते, राहुल उस डाल को पकड़कर बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ गया। डाकू को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह जान जोखिम में डालकर कोई उनकी जीप पर चढ़कर उनके अड्डे तक पहुंच जाएगा। लखना के इशारे पर 2 डाकुओं ने आगे बढ़कर एक टीले की ओर उगी झाड़ियों को पकड़ा और उठाया तो वे कटी हुई बेलों की तरह ऊपर उठ गई। उनके नीचे बेहद साफ सुथरी जगह थी। गंगा ने जीप को आगे बढ़ाकर वहां खड़ा कर दिया। झाड़ियों को नीचे छोड़ते ही वह जगह पूरी तरह से ढक गई। ध्यान से देखकर भी कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इन झाड़ियों के भीतर कोई जीप छुपा कर रख सकता है। पेड़ पर घनी पत्तियों के पीछे छुपा राहुल बड़े ध्यान से डाकुओं की व्यवस्था को देख रहा था। सभी डाकू संकल्प को लेकर झोपड़ी की ओर बढ़े। उनके झोपड़ी के भीतर घुसते ही राहुल भी पेड़ से नीचे उतर आया और जमीन पर सरकते हुए झोपड़ी की ओर बढ़ा। उसने एक झिर्री सी आंख गड़ाकर देखा और झोपड़ी के भीतर एक साधु समाधि लीन था। बाबा की जय हो, हम सेवकों को बाबा का आशीर्वाद चाहिए। लखना ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसकी आवाज़ सुन बाबा ने अपनी आंखें खोल ली और मुस्कुराते हुए बोला, बच्चा, यात्रा में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं हुई? नहीं, सब ठीक ठाक रहा। बस अपनी कुटिया में शरण दे दीजिए, लखना ने विनती की। यह सुन बाबा हंसते हुए उठ पड़े और झोपड़ी के एक कोने में रखे लकड़ी के विशालकाय संदूक को अपनी जगह से खिसका दिया। संदूक के हटते ही उसके नीचे बनी सीढ़ियां दिखाई पड़ने लगी। एक एक करके सारे डाकू सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। सबसे आखिर में लखना नीचे उतरा। उसके बाद बाबा ने संदूक को फिर वापस खिसका दिया। सीढ़ियां उसके नीचे ढक गई तो यह सम्राट दद्दा के अड्डे का प्रवेश द्वार। राहुल ने मन ही मन में डाकुओं की व्यवस्था की दाद दी। अगर भूले भटके कभी पुलिस का गश्तिक दल यहाँ तक आ भी गया, झोपड़ी में बैठे डाकुओं के साथी को तपस्वी साधु समझकर लौट जाएगा। राहुल ने सोचा, वापस चलकर पुलिस को डाकुओं के अड्डे का पता बता दिया जाए। वह वापस लौटने के लिए पीछे मुड़ा ही और ठिठक गया। दूर दूर तक यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तक उसकी दृष्टि जा सकती थी उसे ऊंचे ऊंचे टीले और गहरी खाइयां दिखाई दे रही थी। इन्हीं के बीच से होकर डाकुओं की जीप यहाँ तक आई, किंतु वे किन किन टीलों के बीच से होकर आए, लाख कोशिश करने पर भी राहुल तय नहीं कर पा रहा था। हवा के झोंकों के साथ उड़ती रेत ने जीप के टायरों के निशान भी मिटा दिए थे। डाकू इन भीड़ों से अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन राहुल को लगा कि अगर वह अकेला इन भीड़ों में एक बार भटक गया तो फिर वापस नहीं निकल पाएगा। उसने वापस लौटने का विचार त्याग कर डाकुओं के अड्डे के भीतर घुसने का फैसला किया, लेकिन इस बात बाबा के रहते वहां तक पहुंच पाना संभव न था। सबसे पहले इससे निपटना होगा। इधर उधर देखने के बाद
वह झोपड़ी के भीतर घुस गया। उसे देखते ही बाबा पहले तो चौंका, फिर कड़कते हुए बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल, बाबा, मैं मोटरसाइकिल से गांव जा रहा था, लेकिन रास्ते में कील घुस जाने के कारण वह पंक्चर हो गई। वहां आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था जो पंक्चर बना सके। किसी की मदद की तलाश में इन भीड़ों में घंटों से भटक रहा हूँ। आपकी झोपड़ी देखी तो इधर चला आया। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? राहुल ने बात बनाई। यह सुनकर बाबा के चेहरे पर राहत के चिन्ह उभर आए और वह अपने स्वर को मीठा बनाते हुए बोला, बच्चा, भला हम साधु सन्यासी के पास मशीनों को ठीक करने का इंतजाम कहाँ? मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। वैसे इस इलाके में बहुत से खतरनाक जंगली जानवर हैं, इसलिए तुम फौरन यहाँ से वापस लौट जाओ। सड़क पर ही खड़े रहना, कोई ना कोई मदद जरूर मिल जाएगी। ठीक है, वापस जाता हूँ। राहुल ने ठंडी सांस भरी, फिर बोला, बाबा, अगर आपके पास पानी हो तो थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, बहुत जोर की प्यास लगी है। अभी लो, बाबा ने कहा और पीछे मुड़कर अपना कमंडल उठाने लगा। राहुल को इसी मौके का इंतजार था। उसने बिना एक पल गंवाए बाबा की मृगशाला के बगल में रखे उनके चिमटे को उठाकर उसकी खोपड़ी पर जड़ दिया। बाबा के मुंह से एक चीख निकली और वहीं ढेर हो गए। राहुल ने आगे बढ़कर लकड़ी की संदूक को खोला। उसमें बाबा के कपड़े रखे हुए थे। उसने एक अंगोछे और धोती को बाहर निकाला। अंगोछों को मोड़कर उसने बाबा के मुंह में ठूस दिया और फिर धोती से उसके हाथ पैर बांध दिए। कुछ सोचकर उसने संदूक को दोबारा खोला। उसमें 2000 रुपये के साथ साथ गांजे के कुछ पैकेट भी रखे हुए थे। उसने रुपयों को निकाल लिया। झोपड़ी के कोने में पीतल के कुछ बर्तन भी रखे हुए थे। उसने उन्हें भी उठा लिया। इसके बाद सिर निकालकर झोपड़ी के बाहर झांका। दूर दूर तक कोई नहीं था। वह बाबा का चिमटा लेकर बाहर निकल आया और झोपड़ी के पीछे आकर एक जगह चिमटे से मिट्टी खोदने लगा। बालू की अधिकता के कारण वहां की जमीन भुरभुरी थी। थोड़ी देर में एक छोटा सा गड्ढा खुद गया। उसने सारा सामान उस गड्ढे में रखकर उसे मिट्टी से पाट दिया। हाथ झाड़ता हुआ दोबारा झोपड़ी के भीतर आया। बाबा अभी तक बेहोश पड़ा था। राहुल ने हाथ लगाकर संदूक को खिसका, लेकिन वह काफी भारी था। उसने दोबारा कसकर धक्का दिया तो वह अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक गया। उसके नीचे से सीढ़ियां नजर आने लगी। राहुल को संदूक के वजन का एहसास हो गया था, इसलिए उसने उसे ज्यादा नहीं खिसकाया। वह किसी तरह घिसट घिसट कर सीढ़ियों तक पहुंच गया। संदूक के नीचे पहुंचकर उसने संदूक को वापस अपने स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस न हुआ। उसने अपने हाथों की पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। राहुल को अपनी योजना डमाडोल होती नजर आ रही थी, क्योंकि होश आने पर बाबा जब सीढ़ियों को खुला देखेगा तो असलियत समझ जाएगा। अपनी जान की बाजी लगाकर राहुल यहाँ तक आया था। जरा सी भी कमी के कारण वह असफलता को गले नहीं लगाना चाहता था। हाथों को नीचे करके उसने अपने कंधों को संदूक के नीचे टेक दिया। इसके बाद दांतों को भींचकर उसने कसकर जोर लगाया तो संदूक हल्का सा खिसका। उसके कंधे दर्द करने लगे थे, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की। पैरों को मजबूती से सीढ़ियों पर टिकाकर उसने दोबारा जोर लगाया तो संदूक थोड़ा सा खिसक गया। 4-5 प्रयासों के बाद संदूक अपने स्थान पर पहुंच गया। राहुल ने अपनी उखड़ी हुई सांसों को नियंत्रित किया और फिर सावधानी से नीचे उतर गया।